बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल को पढ़ा था। आज पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें या गैल्वेनिक सेल से जुड़े हुए आने वाले कुछ क्वेश्चंस। मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, कहता है यदि सेल में Ag पॉजिटिव आयन, Hg डबल पॉजिटिव आयन, Pb डबल पॉजिटिव आयन और Tl पॉजिटिव आयन, अगर ये आयन उपस्थित होते हैं सेल में, का मतलब है सेल के विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड को जिस इलेक्ट्रोलाइट में, जिस सॉल्यूशन में डुबाया गया है, जिस घोल में डुबाया गया है, यदि उस घोल में ये आयन उपस्थित होते हैं तो कहता है तो लवण सेतु में पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। आखिर हम उस समय पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते। आसान से ये देखो बेटा, इसको समझते हैं क्या। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या रहने वाला है बेटा, होता क्या है, अगर घोल में ये आयन अवेलेबल है और आप लवण सेतु में पोटेशियम क्लोराइड को डाल देते हो तो ध्यान देने वाली बात है, पोटेशियम क्लोराइड टूटेगा K पॉजिटिव आयन और Cl निगेटिव आयन, और होगा क्या, Cl निगेटिव आयन जो है वो ऋण आवेशित होने के कारण इन धनावेशित आयनों से अभिक्रिया करके उनके साथ जुड़ जाएगा, और जब ये ऋणावेशित Cl आयन इन धनावेशित आयनों से जुड़ जाएगा तो ये Cl इन आयनों से जुड़कर बनाता है अवक्षेप, और ये अवक्षेप जो होता है ये सॉलिड स्टेट में उस लवण सेतु जो U आकार की नली थे, उस U आकार की नली के मुख पर क्या हो जाएगा, जम जाएगा, और जब U आकार की नली के मुख पर जम जाएगा तो अब पोटेशियम और क्लोराइड आयन दोनों ही आयन विद्युत अपघट्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जब विद्युत अपघट्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे तो लवण सेतु का कार्य पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो मैं क्या सोचता हूं, मैं ये बताऊंगा, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड में उपस्थित क्लोराइड आयन जो होता है वो इन सभी आयनों से अभिक्रिया करके अवक्षेप बना लेता है, और यह अवक्षेप लवण सेतु के मुख पर, नली के मुख पर जमा हो जाता है, जिसके कारण लवण सेतु कार्य करना बंद कर देता है। तो मैं इस बात को बताऊंगा, क्या बताऊंगा, KCl में Cl आयन, जो KCl में Cl आयन उपस्थित है, आयन Ag पॉजिटिव आयन, Hd डबल पॉजिटिव आयन, Pb डबल प्लस आयन और Tl प्लस आयन से क्रिया कर अवक्षेप बना लेता है, अवक्षेप बना लेता है, जो नली के मुख पर जमा हो जाता है। और लवण सेतु कार्य करना बंद कर देता है, और लवण सेतु कार्य करना बंद कर देता है, कार्य करना बंद कर देता है। बेटा यही कारण है कि हम अगर कभी भी हमारे यहाँ किसी सेल में या अर्ध सेल में अगर ये आयन पाए जाएंगे, हम उसमें लवण सेतु में पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन लिखता है, कहता है उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया संपन्न होती है। सबसे पहले तो आपको इस गैल्वेनिक सेल को दर्शाना है जिसमें से निम्नलिखित अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, और उनमें से फिर कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं, देखो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे लिए, कहता है कौन सा इलेक्ट्रोड निगेटिव होगा। तो बेटा निगेटिव इलेक्ट्रोड तो उस इलेक्ट्रोड को कहते थे जिसका ऑक्सीकरण होता था। ऑक्सीकरण का अर्थ होता था इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो मैं क्या देखता हूं इनमें से, Zn सॉलिड स्टेट पे था,
लेकिन अभिक्रिया के पश्चात Zn डबल पॉजिटिव की फॉर्म में है, क्योंकि Zn पर कोई भी आवेश नहीं था, परंतु अभिक्रिया के बाद Zn ने 2 इकाई धनावेश प्राप्त कर लिया है। अर्थात अभिक्रिया के दौरान Zn ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है। क्योंकि Zn ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, इसलिए Zn का होगा ऑक्सीकरण, और क्योंकि Zn का ऑक्सीकरण होता है, Zn ही निगेटिव इलेक्ट्रोड का कार्य करेगा। तो मैं इसके आंसर में लिख दूंगा क्या, जिंक का इलेक्ट्रोड, जिंक का इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, कहता है सेल में धारा के वाहक कौन है। अर्थात जिस सेल में ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी, जिस गैल्वेनिक सेल में इस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है, उस सेल में विद्युत धारा का प्रवाह किनके माध्यम से होता है। तो बेटा इस सेल में विद्युत धारा के प्रवाह के 2 माध्यम हो सकते हैं। पहला मुक्त आयन, बेटा आपको याद होगा जब मुक्त आयन बनते थे तभी प्लेट पर आवेश आता था, और दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो सेल में धारा के या गैल्वेनिक सेल में विद्युत धारा के जो वाहक होते हैं वो 2 होते हैं। एक तो मुक्त आयन होते हैं जो या तो प्लेट से निकलकर सॉल्यूशन पर चले जाते हैं विक्रिया के दौरान, या सॉल्यूशन में उपस्थित आयन प्लेट पर चला जाता है। पहला तो मुक्त आयन हो गया। दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन भी विद्युत धारा के वाहक होते हैं गैल्वेनिक सेल में। अभी लिखता है, कहता है प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखी नहीं है आपको, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को देखो कैसे लिख सकते हैं। पहला हम कैसे लिखते हैं, पहले इलेक्ट्रोड पर लिखेंगे जिसका नाम होता है एनोड। एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड पर मैं जानता हूं, एनोड पर तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और हमें यह भी पता है कि ऑक्सीकरण किसका हुआ, जिंक इलेक्ट्रोड का। तो अगर जिंक के इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होता है, लिखना किसको, देखो अभी Ag को छोड़ देते हैं, जिंक पर बात करते हैं। Zn पहले कौन से फॉर्म में था, Zn सॉलिड के फॉर्म में था, लेकिन अभिक्रिया के पश्चात Zn डबल प्लस चार्ज में बदल गया है। अभिक्रिया के पश्चात Zn डबल प्लस फॉर्म में बदल गया है। अगर इस अभिक्रिया को कंप्लीट कराएं, तो बेटा इस अभिक्रिया को कंप्लीट कराने में मैं क्या सोचता हूं, Zn ने अभिक्रिया के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अगर Zn ने अभिक्रिया के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, इसका मतलब Zn के पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, कम। त्यागने का अर्थ है इलेक्ट्रॉन को कम कर लेना। तो आप एक काम कर सकते हैं, Zn में से 2 इलेक्ट्रॉन को कम कर सकते हैं। अर्थात Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, या Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, जिससे Zn डबल पॉजिटिव चार्ज आयन प्राप्त हुआ। यह तो एनोड पर रिएक्शन हो गई। अभी बात करेंगे कि कैथोड पर रिएक्शन कौन सी लिखते हैं। बेटा आप सभी जानते हो कैथोड पर अभिक्रिया होती है अपचयन, और अपचयन वह प्रोसेस होता है जिसमें कोई आयन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। चेक करते हैं। बेटा ये देखो सिल्वर वाला, अगर सिल्वर वाला पार्ट हम सॉल्व करें तो देखो मेरे पास Ag लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, और लास्ट में Ag चेंज हो गया है Ag सॉलिड में। इस बात का कोई अर्थ नहीं है इस जगह पर कि 2Ag लिखा हुआ है। सेल की विक्रिया को दिखाते समय 2Ag को लिखना अनिवार्य है। क्यों 2Ag को लिखना अनिवार्य है, इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज का बैलेंस बना रहना चाहिए। रीजन है क्यों, एक Zn अकेला Zn 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, लेकिन इस अभिक्रिया को देखते हुए Ag केवल 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इस हिसाब से तो अभिक्रिया इनबैलेंस हो जाएगी। तो Ag को 2 मोल इसीलिए यूज किया गया कि अगर 1 मोल Ag 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, तो फिर 2 मोल Ag 2 मोल इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे। जितने इलेक्ट्रॉन्स जिंक त्यागे उतने ही इलेक्ट्रॉन सिल्वर क्या कर ले, ग्रहण कर ले, तभी तो अभिक्रिया की बैलेंसिंग बन पाएगी। तो इसलिए यहाँ 2Ag का इस्तेमाल किया गया। फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पर 2Ag लिखें, आप रिएक्शन को बैलेंस करें। अच्छा ये Ag ने किया क्या है, इसका अर्थ है Ag के पास इलेक्ट्रॉन की पहले कमी थी। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या थी, कमी। लेकिन अब मैं क्या देखता हूं कि Ag के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, अर्थात Ag के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है। पहले Ag के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, लेकिन अब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। इसका अर्थ है कि जो इलेक्ट्रॉन की कमी उसके पास थी वो इलेक्ट्रॉन की कमी अब पूरी हो चुकी है। तो Ag प्लस के इलेक्ट्रॉन की कमी तब पूरी होगी जब Ag को 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा, मिला होगा।
तो मैंने उस Ag प्लस को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये प्लस इस माइनस को खत्म कर देगा और चार्ज पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में एक बात और बेटा लिख रखी थी, कहता है उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए। गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखना है, क्योंकि गैल्वेनिक सेल को बताने के किसी गैल्वेनिक सेल के लिए इतनी इंफॉर्मेशन लिख दी, लेकिन अगर किसी गैल्वेनिक सेल को हम और भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उस गैल्वेनिक सेल को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाए, इस बात को कहते हैं गैल्वेनिक सेल को दर्शाना। अब ध्यान देने वाली बात है, गैल्वेनिक सेल को दर्शाते कैसे हैं। देखो, सबसे पहले गैल्वेनिक सेल को दर्शाने के लिए ऑक्सीकरण जिस इलेक्ट्रोड का होता है उसे पहले लिखते हैं। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा था? जिंक का। तो लिखने का तरीका देखो, जिंक सबसे पहले सॉलिड के फॉर्म में था, फिर मैंने सिंगल स्लैश बनाया। जिंक इसके बाद कौन से फॉर्म में बदल गया? Zn डबल प्लस, एक को सॉल्यूशन, फिर मैं डबल स्लैश बनाऊंगा। इसका अर्थ होता है साल्ट ब्रिज। जिंक धातु की क्षण को जिंक के घोल में डुबाया गया, फिर साल्ट ब्रिज का यूज किया गया, और साल्ट ब्रिज का एक टर्मिनल तो जिंक वाले इलेक्ट्रोड से कनेक्ट था, दूसरा टर्मिनल सिल्वर वाले इलेक्ट्रोड से कनेक्ट था। अब सिल्वर वाले इलेक्ट्रोड को लिखना है कैसे? सिल्वर पहले कौन से फॉर्म में था? Ag पॉजिटिव के फॉर्म में था, तो सिल्वर पहले था Ag, आप 2 नहीं लिखना चाहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस के फॉर्म में था, और फिर इसके बाद यह विक्रिया के बाद चेंज हो गया Ag सॉलिड के फॉर्म में। तो जब आप इस प्रकार से विक्रिया को लिख देते हैं, इस अभिक्रिया को ऐसा बनाकर लिख देते हैं, हम इसको कहते हैं गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन। तो गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित करते हैं कुछ इस प्रकार से। इसका अर्थ है जिंक धातु की क्षण को जिंक के सॉल्यूशन में डुबाया गया, पहले धातु की क्षण है, बाद में आयन है, इसका मतलब ऑक्सीकरण हुआ। फिर दूसरी ओर मैं देखता हूं Ag का आयन था, वो प्लेट पर चला गया, इसका अपचयन हुआ, और इन दोनों के बीच में लगा हुआ था साल्ट ब्रिज। इस प्रकार से सेल का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक गैल्वेनिक सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया निम्न है। किसी गैल्वेनिक सेल में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो आपको दे दी गई है, और वो रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से है, Cu प्लस 2Ag प्लस एरो Cu डबल प्लस प्लस 2Ag। कहता है इस सेल का निरूपण करो। निरूपण करने का मतलब सेल को प्रदर्शित करना है, दिखाना है। तरीका सेम है। सबसे पहले कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर के बाद अब देखते हैं कॉपर विक्रिया करने के पश्चात Cu डबल प्लस में चेंज हो जाता है। Cu डबल प्लस में चेंज हो गया। इसके बाद मैं साल्ट ब्रिज बनाता था। अब साल्ट ब्रिज बनाने के बाद अब अपचयन वाला इलेक्ट्रॉन, तो अपचयन Ag का हो रहा है, तो Ag प्लस फिर स्लैश फिर 2Ag। आप चाहें तो 2Ag पॉजिटिव यहां भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप चाहें तो 2Ag ना लिखेंगे तो भी सही है, आपने सेल का प्रदर्शन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, कहता है किसी 1.10 वोल्ट 1.10 वोल्ट वाले किसी गैल्वेनिक सेल में 1.10 वोल्ट वाले किसी बाह्य विभव को विपरीत क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होता है। बेटा मैंने पिछले वीडियो पर 3 विशेष कंडीशंस बताई थी, जिनमें बाह्य सेल का विभव एक बार 1.10 वोल्ट से कम था, बाह्य सेल का विभव 1.10 वोल्ट के बराबर था, और बाह्य सेल का विभव 1.10 वोल्ट से भी अधिक था। ये वो कंडीशन है जिसमें बाह्य सेल का विभव 1.1 वोल्ट के बराबर है। दोनों सेलों का विभव आपस में बराबर है और इन्हें विपरीत क्रम में जोड़ा गया है। विपरीत क्रम में जोड़ने पर होता क्या है, पहला सेल जितना वर्क करता है विपरीत क्रम में दूसरा सेल उतना ही कार्य करता है, क्योंकि दोनों सेल उतना ही कार्य बराबर मात्रा में विपरीत क्रम में ले रहे होते हैं, अर्थात सेल में होने वाली अभिक्रिया बिल्कुल समाप्त हो जाती है और सेल कार्य करना बंद कर देता है। तो मैं क्या बताता हूं इसमें से, सेल कार्य करना बंद कर देता है। सेल कार्य करना बंद कर देता है, उस पर कोई अभिक्रिया संपन्न नहीं होती, उस पर कोई अभिक्रिया
संपन्न नहीं होती। और ये भी बात बता सकते हैं तथा सेल द्वारा धारा या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कराया जा सकता, का प्रवाह नहीं कराया जा सकता। सेल द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है। तो ये बेटा क्वेश्चन का आंसर होगा। लास्ट में क्या लिखा है क्वेश्चन 1 5th नंबर पे, कहता है गैल्वेनिक सेल में साल्ट ब्रिज का प्रयोग क्यों करते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, गैल्वेनिक सेल में साल्ट ब्रिज का क्या उपयोग है, आखिर क्यों करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप घर में सॉल्व करोगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड थे। अभी क्या करेंगे कि गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल दोनों सेलों को पढ़ चुके हो, तो गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर पढ़ेंगे। तो इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेलों में अंतर। बेटा आप पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेलों में अंतर। गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल दोनों आप पढ़ चुके थे। अब एक तरफ मैंने विद्युत अपघटनीय सेल को लिख रखा है, एक तरफ मैंने गैल्वेनिक सेल को पढ़ रखा है, लिख रखा है। आपने विद्युत अपघटनीय सेल को पहले पढ़ रखा है। विद्युत अपघटनीय सेल एक ऐसा सेल होता था जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह कराते हुए हम एक केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करवाते थे। हम लोगों ने अपने कोर्स पे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन पर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हुए उसका विद्युत अपघटन करवाया था। हाँ, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि विद्युत अपघटनीय सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। ये भी एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया ही होती है। दूसरा सेल गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल वो सेल जो अभी हमने पिछली क्लास पे पढ़ा था। ये एक ऐसा सेल था जिसमें से 2 अर्ध सेल होते थे, उन दोनों को एक साल्ट ब्रिज के थ्रू जोड़ देते थे। पहले इलेक्ट्रोड पर उसी पहले इलेक्ट्रोड जिस धातु का यूज होता था उसी धातु के लवण का जलीय विलयन, दूसरा इलेक्ट्रोड जिस धातु का प्रयोग में आता था उसके लवण का जलीय विलयन यूज करते थे और दोनों को एक वोल्टमीटर के थ्रू कनेक्ट कर देते थे। तो इस प्रकार से हमने दोनों सेलों को पढ़ रखा है। मैं दोनों सेलों में कुछ डिफरेंस बता देता हूं, क्या क्या डिफरेंस है। पहला नंबर लिखा है, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देने का अर्थ है इस सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा ली जाती है और एक रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट कराया जाता है। अगर कोई सेल ऐसा है जो विद्युत ऊर्जा लेकर एक रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट करवा लेता है, ऐसा सेल कहलाता है विद्युत अपघटनीय सेल। और इस सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं विद्युत अपघटन। आगे लिखा हुआ है, कहता है इसमें अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। विद्युत अपघटन या विद्युत अपघटनीय सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, अर्थात किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। लेकिन उसमें साथ में लिखा है अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया का अर्थ है यह रेडॉक्स अभिक्रिया केवल तब तक होती है जब तक आप विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, किसी बाह्य मदद को लेते हैं। जैसे ही आपने विद्युत धारा का प्रवाह करना बंद कर दिया, रेडॉक्स अभिक्रिया भी उसी समय बंद हो गई, क्योंकि बाह्य मदद से रेडॉक्स अभिक्रिया को कंप्लीट करवाया जा रहा है। हम ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे इस पर चलते हैं। सेकंड नंबर पे कहता है स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। गैल्वेनिक सेल में स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब है आपको किसी भी बाह्य मदद की आवश्यकता नहीं है, सेल अपने आप रेडॉक्स अभिक्रिया को कंप्लीट करवाएगा। और हाँ, एक और चीज, यह सेल रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा का मतलब इस सेल में केमिकल्स भरे होंगे और वो केमिकल्स आपस में अभिक्रिया करके विद्युत ऊर्जा बनाकर तैयार करेंगे। नेक्स्ट नंबर में पढ़ता हूं विद्युत अपघटनीय सेल की ओर। कहता है विद्युत अपघटनीय सेल में एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कहते हैं और कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड को कहते हैं, जबकि गैल्वेनिक सेल में यही अपोजिट है। क्या अपोजिट है? एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। नेक्स्ट नंबर में आ जाता हूं फिर से विद्युत अपघटनीय सेलों में। कहता है दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे होते हैं। देखो मैंने फिगर में बनाया है, विद्युत अपघटनीय सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही घोल में डूबे हुए हैं, जबकि गैल्वेनिक सेल में यही डिफरेंस है, दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में डूबे होते हैं।
पहला इलेक्ट्रोड पहले विलयन में और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो दूसरे विलयन में डूबा हुआ है। दोनों इलेक्ट्रोडों को डुबाने के लिए अलग अलग सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, कहता है लवण सेतु नहीं होता है, विद्युत अपघटनीय प्रोसेस में लवण सेतु का कोई प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु का प्रयोग होता है। लास्ट नंबर मेरे पास एक और है, कहता है विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। बिल्कुल, इसमें से केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है और तभी तक ये रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होती है जब तक आप उस सेल को विद्युत ऊर्जा देते रहोगे। जैसे ही आपने सेल को विद्युत ऊर्जा देना बंद कर दिया, रासायनिक अभिक्रिया भी उसी समय बंद हो गई। जबकि गैल्वेनिक सेल में बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट क्या है? इससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, केमिकल्स आपस में रिएक्शन करते हैं और विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इसमें विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है और इससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। एक काम करते हैं बेटा, इसको नोट करते हैं, एक छोटा सा आर्टिकल है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अगला आर्टिकल है उत्क्रमणीय सेल या रिवर्सिबल सेल क्या होता है। उत्क्रमणीय सेल या रिवर्सिबल सेल का नाम सुनते ही कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसी बात आने लगती है, उत्क्रमणीय सेल किसको कहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हमारे यहाँ रखा हुआ लेड स्टोरेज बैटरी, सीसा संचायक सेल, ऐसा सेल जो चार्ज भी हो सकता है और फिर वर्क करते हुए डिस्चार्ज भी हो सकता है, ऐसे सेल को कहते हैं उत्क्रमणीय सेल। लेकिन बेटा ये बिल्कुल गलत है, ऐसे सेल को उत्क्रमणीय सेल नहीं कहा जा सकता है। जो सेल चार्ज होते हैं और विद्युत ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं, कुछ समय पश्चात जब उन्हें बैकअप पर लगाया जाता है तो ये विद्युत ऊर्जा देकर डिस्चार्ज होने लगते हैं। ऐसे सेलों को उत्क्रमणीय सेल बिल्कुल भी नहीं कहा जाता है, बल्कि उत्क्रमणीय सेल कुछ दूसरे सेल होते हैं। कैसे सेल होते हैं मैंने लिख रखा है, कहता है ऐसा सेल जिसके बाह्य विद्युत वाहक बल में अनंत सूक्ष्म वृद्धि कर देने पर एक ऐसा सेल, यदि हम इसमें कोई दूसरा सेल विपरीत क्रम में लगा दें और दूसरा सेल जो विपरीत क्रम में लगा है उसके विद्युत वाहक बल में बहुत ही कम वृद्धि कर दें, तो अगर हम लोग किसी सेल में एक बाह्य सेल विपरीत दिशा में लगाएं और उस बाह्य सेल के विभव में वृद्धि कर दें, तो बाह्य सेल के विभव में वृद्धि कर देने पर सेल में समान धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती है। तो सेल में धारा उतनी ही प्रवाहित होगी, लेकिन अब विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगी। आपने पहले भी पढ़ा था कि किसी सेल में, किसी गैल्वेनिक सेल में यदि बाह्य सेल द्वारा अधिक मात्रा में विभव आरोपित कर दिया जाए तो गैल्वेनिक सेल में विद्युत धारा का प्रवाह विपरीत दिशा में हो जाता है। क्योंकि उस गैल्वेनिक सेल में विद्युत धारा का प्रवाह विपरीत दिशा में होने लगा है, हम ऐसे सेल को कहते हैं उत्क्रमणीय सेल। और उत्क्रमणीय सेल का अगर एग्जाम्पल कोई हमसे पूछता है तो डेनियल सेल एक उत्क्रमणीय सेल है। अगर उत्क्रमणीय सेल में से ये बातें आपको मैं याद दिलाऊं तो आपने एक लिखा था, यदि बाह्य सेल का विभव, एक कंडीशन लिखी थी, यदि बाह्य सेल का विभव अधिक हो जाए 1.10 वोल्ट से, आपको याद होगा इस कंडीशन पर आपने पढ़ा था कि सेल उत्क्रमणीय हो जाता है, ये उत्क्रमणीय सेल बन जाता है, अर्थात विद्युत धारा की दिशा का प्रवाह अपोजिट डायरेक्शन में होने लगता है। तो बेटा ये आर्टिकल हो गया। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग पढ़ेंगे नर्स्ट समीकरण और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को जो कि हम लोगों के लिए न्यूमेरिकल में यूज आने वाले हैं। तो एक काम करेंगे, आज बस इतना ही रखेंगे, आगे की पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास पे।